नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत के कृषि के बारे में। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने इस वीडियो में लगभग 5 से 6 बुकों का प्रयोग किया हुआ है। 5 से 6 बुक जो हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको उठा के इस वीडियो में मैंने रखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बाकी आप कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यह वीडियो बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्यारा भारत है यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 21% क्षेत्र पर वन है, 24% क्षेत्र पर बंजर भूमि और 4% क्षेत्र पर चारागाह स्थित हैं। भारत की जो सबसे ज़्यादा भूमि है 51% वो कृषि के लिए ही प्रयोग की जाती है। अमेरिका में 20% भूमि कृषि के लिए प्रयोग की जाती है, चीन की 11% और कनाडा की 5% जो भूमि है वो कृषि के लिए प्रयोग की जाती है। भारत की जो 51% कृषि भूमि है इसमें लगभग 55% कृषि भूमि मानसून पर निर्भर करती है, जबकि लगभग जो 45% भूमि है वो क्षेत्र सिंचाई पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि भारत की जो 51% कृषि भूमि है उसमें से लगभग 55% मतलब आधे से ज़्यादा कृषि भूमि मानसून पर निर्भर करती है, जबकि आधे से कम यानी लगभग 45% कृषि भूमि सिंचाई पर निर्भर करती है। भारतीय किसान 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, मतलब कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब, जबकि 35 से 40% वाणिज्यिक फसलें यानी कपास, जूट, चाय इन सब का उत्पादन करते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह वर्तमान में स्थित है पंतनगर, उत्तराखंड में। जबकि मैंने आपको बताया कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। तो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो पहले जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन विभाजन के बाद जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड चला गया था, मतलब उत्तराखंड के हिस्से में चला गया था। तो अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। मैं आपको बता दूं जो गोविंद बल्लभ पंत हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पर भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। ठीक है, यह जो विश्वविद्यालय है ये भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, तो याद रखिएगा कि वह है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि जो है इसको संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया था, जबकि 2006 के बाद यह समवर्ती सूची का विषय हो गया है। मतलब अभी आप कृषि को समवर्ती सूची के अंतर्गत देखते हैं, जबकि 2006 से पहले तक यह राज्य सूची का विषय था। भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 15 है और सर्वाधिक कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हिस्से में है, उनकी संख्या है 9, जबकि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है उनकी संख्या 20 है और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र जो हैं इनकी संख्या 60 है। स्वतंत्र भारत के पहले जो कृषि मंत्री थे वो थे पंजाब राव देशमुख जी। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 1970 में पूसा बिहार में की गई थी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया था। तो ये नाम कब बदला गया था? तो ये बदला गया था
16 जुलाई 1929 को। और भारतीय कृषि का इतिहास नामक जो पुस्तक है वो मोहिंदर सिंह रंधावा द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत में फसलों के प्रकार की। तो भारत में जो फसलें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। तो जो खरीफ की फसल होती है इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर में की जाती है। खरीफ की जो फसल है इसे मानसून काल की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है ये जो टाइम होता है ये बरसात का टाइम होता है, मतलब मानसून का समय होता है। इस कारण से जो खरीफ की फसल है इसको मानसून काल की फसल भी कहते हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि। तो याद रखिएगा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन जो हैं ये सब की सब खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रबी के फसलों की। जो रबी की फसलें हैं इनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जबकि इनकी जो कटाई है वो अप्रैल मई में की जाती है। रबी की फसलों को शीत ऋतु की फसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है शीत मतलब ठंड होती है और ये जो समय है इस फसल का वो ठंड का ही होता है, जिस कारण से जो रबी की फसल है इसको शीत ऋतु की फसल भी कहते हैं। जो रबी की प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मसूर, गन्ना, ये सब। तो याद रखिएगा ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जायद के फसलों की। जो जायद की फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। तो याद रखिएगा जो जायद की फसल है ये ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे इसको बोया जाता है। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत में जो कृषि के प्रकार थे उनको देखा। अब हम लोग एक एक करके जो प्रमुख फसलें हैं इनके बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे उनसे संबंधित रोग या फिर उनसे संबंधित किस्में, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो एक एक करके चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चावल यानी धान के फसल की। जो चावल है इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ज्वार, बाजरा और गेहूं जो हैं ये भी ग्रेमिनी कुल के ही पौधे हैं। चावल से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोग है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है खैरा रोग। जो खैरा रोग है वो जस्ते की कमी से होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंगमारी रोग और प्रध्वंस रोग जो हैं ये भी चावल की फसल से ही संबंधित हैं। चावल में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 24 और विटामिन ए से जो भरपूर चावल है उसका नाम होता है गोल्डन राइस। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए से भरपूर चावल का नाम क्या है, तो सही जवाब क्या होगा? गोल्डन राइस होगा। एग्जाम में कई बार चावल की प्रमुख किस्मों को पूछा गया है, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चावल की प्रमुख किस्में हैं बासमती, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर है जरीसाल, जो कि गुजरात में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त सांबा, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, IR8, IR20 और पूसा 221 ये सब की सब चावल की प्रमुख किस्में हैं। धान की जो प्रथम बौनी प्रजाति थी उसका नाम है जया और अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में स्थित है। और भारत में अगर बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। चावल के कटोरे के नाम से भारत में 3 क्षेत्रों को जाना जाता है। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। तो अगर आपसे तीनों में से कोई भी ऑप्शन देकर पूछा जाता है कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? या तो आंध्र प्रदेश होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा या फिर कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा होगा। तीनों साथ में कभी नहीं देंगे। तो याद रखिएगा कि इन तीनों को भारत में चावल का कटोरा कहते हैं, जबकि विश्व में चावल का कटोरा वियतनाम को कहा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एशिया महाद्वीप में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण एशिया महाद्वीप को चावल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि चावल संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया महाद्वीप को जाना जाता है। चावल जो है ये चीन की मूल फसल है और आपको पता है कि विश्व में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, तो वो चीन ही है। ठीक है। जबकि भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह पश्चिम बंगाल में होता है।
संसार का पहला जो बायोटिक चावल है वो है पूसा 60 N60 सुगंध। और मैं आपको बता दूं कि चावल में जो खनिज की मात्रा पाई जाती है तो 90% जो स्टार्च है वो पाया जाता है, 8% प्रोटीन पाया जाता है और बाकी बचा हुआ जो होता है अन्न, उसमें आयरन उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा कि चावल में सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो कौन सा पाया जाता है, तो वह है स्टार्च, वो भी 90%। और जो चावल है इसकी फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चावल से संबंधित ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं की। जो गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम सटाइवम। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज्वार, बाजरा, गेहूं और धान जो है ये सब के सब ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। गेहूं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 42, जबकि गेहूं के विकास के लिए और उत्पादन के लिए 80 सेंटीमीटर बारिश और 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है और इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जैसे कि पूसा बेकर हो गया, HS 420, सोना, कल्याण अर्जुन, MP 4010 और मैक्रोनी। इनमें मैं आपको बता दूं कि गेहूं की जो पूसा बेकर प्रजाति है इसका प्रयोग बिस्किट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि जो मैक्रोनी प्रजाति है इसका प्रयोग सूजी बनाने के लिए किया जाता है। सूजी मतलब जिससे हलवा बनता है उस सूजी की बात हो रही है। तो हलवा वाले सूजी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गेहूं की मैक्रोनी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। गेहूं के अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चीन। गेहूं की एक प्रमुख रोग है जिसको बोला जाता है रस्ट रोग। तो याद रखिएगा कि जो रस्ट रोग है वो गेहूं फसल से संबंधित है। भारत में गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल यानी हरियाणा में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र जो है वो मैक्सिको सिटी में स्थित है। और याद रखिएगा कि गेहूं की जो बौनी प्रजाति है उसका नाम है नोरिन 10। ठीक है, तो गेहूं के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जौ की। जौ को विकास के लिए या फिर इसके फसल के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, जबकि 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे कि हिमानी, ज्योति, कैलाश, C164 और K24। तो याद रखिएगा ये जो प्रमुख किस्में हैं ये जौ से संबंधित हैं। तो जौ के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरहर यानी तुअर की। जो तुअर है इसके विकास के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 72 से 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं इसमें है बहार, अमर, आज़ाद, पारस और चमत्कार। तो याद रखिएगा ये जो प्रमुख किस्में हैं बहार, अमर, आज़ाद, पारस और चमत्कार ये अरहर की फसल से यानी तुअर की फसल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाजरा की। तो जो बाजरा है इसको 50 से 70 सेंटीमीटर बारिश और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। और बाजरा की कुछ प्रमुख किस्में हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। तो पहली किस्म है बाबापुरी, दूसरा है मोती और तीसरा है HB3। तो याद रखिएगा कि बाबापुरी, मोती और HB3 जो है ये बाजरा की फसल से संबंधित हैं। बाजरा के लिए जलोढ़ व चिकनी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की जो मात्रा है वो बाजरा में ही पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है तो सही जवाब क्या होगा, बाजरा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मक्का की। तो मक्का के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो भारतीय राज्य है वो है कर्नाटक। और विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का की जो प्रमुख किस्में हैं उनमें पहला है गंगा 1, दूसरा है गंगा 101, तीसरा है विजय और चौथा है जवाहर। तो याद रखिएगा गंगा 1, गंगा 101, विजय और जो जवाहर है ये मक्का की महत्वपूर्ण किस्में हैं। मक्का में 80% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें जैन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। मक्का के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और मैं आपको बता दूं कि मक्का अनुसंधान केंद्र जो है वो नई दिल्ली में
स्थित है। तो आपको मक्का के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है, खासकर दो चीज़ें कि मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मक्का में जेन प्रोटीन की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गन्ना के फसल की। तो जो गन्ना की फसल है इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 180 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। गन्ना में 10 से 20% चीनी की मात्रा पाई जाती है। गन्ना की कुछ प्रमुख किस्में हैं जैसे CO 1148, CO 740, CO 1158 और CO 419। तो याद रखिएगा कि ये गन्ना की प्रमुख किस्में हैं। भारत में प्रथम जो चीनी मिल है उसकी स्थापना 1903 में यूपी में की गई थी। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। गन्ना प्रजनन जो संस्थान है वो भारत में कोयम्बटूर में खुला हुआ है, जबकि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीनी अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में स्थित है। तो गन्ना के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चाय के फसल की। तो चाय की फसल के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन असम राज्य में किया जाता है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में किया जाता है। चाय की जो प्रमुख प्रजाति है उसका नाम है ग्रीन गोल्ड। और मैं आपको बता दूं कि जो चाय अनुसंधान केंद्र है वो असम राज्य में खोला गया है। ठीक है, तो चाय के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी की फसल के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की दो महत्वपूर्ण किस्में हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। एक है अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा है रोबस्टा कॉफ़ी। जिसमें जो अरेबिका कॉफ़ी है वो उच्च कोटि की कॉफ़ी होती है। तो याद रखिएगा कि जो अरेबिका और रोबस्टा है ये कॉफ़ी की महत्वपूर्ण किस्में हैं। कॉफ़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो भारत में कर्नाटक में किया जाता है। आपने एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, वो है चितमंगलूर। तो कर्नाटक का जो चितमंगलूर जिला है वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। और अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो ब्राज़ील में किया जाता है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है वो चितमंगलोर कर्नाटक में ही खुला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चना के फसल की। तो चना की फसल के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। चना की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जिसमें पहला है राधे, दूसरा है सम्राट, फिर है विशाल, फिर है पूसा 226 और के 850। तो ये चना की महत्वपूर्ण किस्में हैं, याद रखिएगा। मुख्य रूप से आपको राधे, सम्राट और विशाल का नाम याद रखना है। चना से संबंधित दो महत्वपूर्ण रोग भी हैं, तो इनके भी नाम आपको याद रखना है। एक है बुकनी रोग और एक है उकठा रोग। उकठा रोग जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो बुकनी और उकठा रोग हैं ये चना से संबंधित हैं। ठीक है, तो चना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो जो सोयाबीन की फसल है इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की फसल दलहन और तिलहन दोनों के अंतर्गत आती है। और मैं आपको बता दूं कि तिलहन फसलों में सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो सोयाबीन का ही किया जाता है। सोयाबीन में 20 से 22% तेल और 40 से 45% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अंकुर, हार्डीली और बैग जो हैं वो सोयाबीन की महत्वपूर्ण किस्में हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोयाबीन से संबंधित ये सभी चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कपास की। तो जो कपास की फसल है इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास में जो रुई का प्रतिशत होता है वो होता है 24 से 43%। और मैं आपको बता दूं कि H4, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी और F414 जो है वो कपास की महत्वपूर्ण किस्में हैं। कपास की जो सर्वोत्तम किस्म होती है ना उसमें जो रेशे की लंबाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर से अधिक। तो याद रखिएगा कपास की वो किस्में जिसमें 5 सेंटीमीटर से अधिक रेशे की लंबाई होती है वो सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है।
और कपास का जो बिनौला होता है, बिनौला मतलब जो बीज होता है ना, उसमें 18.5% मतलब 18.5% खाद्य तेल पाया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है और महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो कपास के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तिलहन के खेती की। तो मैं आपको बता दूं कि तिलहन की खेती ऐसे स्थान में की जाती है जहां वर्षा और भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती है, यानी वर्षा भी कम होती है और भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कमज़ोर होती है। ऐसे स्थानों में तिलहन की खेती की जाती है। तिलहन में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कुसुम, तिल आदि को शामिल किया जाता है। अगर बात करें मूंगफली की तो मैं आपको बता दूं मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा है वो लगभग 30% पाई जाती है। इसके अलावा सरसों में जो एरुसिक अम्ल पाया जाता है वो मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और अगर बात करें कि सरसों में तेल कितना पाया जाता है तो सरसों में तेल की जो मात्रा होती है वो 40 से 50% होती है। सरसों में जो तीखापन है वो आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। और सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो भरतपुर में स्थित है। और सरसों के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि सरसों की जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो है वरुणा, जय किसान, पीताम्बरी और पूसा बोल्ड। तो याद रखिएगा ये सब की सब सरसों की महत्वपूर्ण किस्में हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कुसुम के तेल की। तो कुसुम के तेल के संबंध में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो कुसुम का तेल है इसका उपयोग एक तो वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है और दूसरा चमड़े के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा चमड़े के प्रिजर्वेशन के लिए और वाटरप्रूफ कपड़े के निर्माण के लिए कुसुम के तेल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तिलहन फसलों में से सूरजमुखी की। तो जो सूरजमुखी की फसल है इसको 1969 में रूस से लाया गया था। सूरजमुखी में 40 से 45% उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। जो लाइनोलिक अम्ल है ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें तिलहन फसलों से संबंधित। अब हम लोग एक एक करके जो महत्वपूर्ण फल हैं और जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केला की। तो मैं आपको बता दूं जो केला है वो मुजैसी कुल का पौधा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मूसा पैराडीसिया का। और इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। केला की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, एक है मंथन, एक है पूवन, बसराई, हरी छाल और नरेंद्र। इसमें जो मंथन है वो सब्जी वाली किस्म है और जो नरेंद्र है वो चिप्स बनाने के लिए उत्तम किस्म मानी जाती है। तो याद रखिएगा जो नरेंद्र है वो चिप्स बनाने के लिए उत्तम किस्म मानी जाती है। केला के कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं, एक है सीगा टोका रोग, दूसरा है मौको रोग, तीसरा है पनामा रोग और एक है बंची टॉप रोग। पनामा और बंची टॉप जो रोग है वो कवक से होते हैं और जो मौको रोग है वो जीवाणु से होता है। तो याद रखिएगा ये केला के कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। और केला को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथ्रेल का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय केला जो अनुसंधान केंद्र है वो त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। तो केला के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आम की। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगीफेरा इंडिका है यानी जो आम है यह एनाकार्डिएसी कुल का पौधा है। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा और इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत जो है वो आम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, एक है आम्रपाली, एक है मल्लिका, सिंध, निरंजन, नीलम और लंगड़ा। यहाँ पर जो निरंजन है ना ये बेमौसमी किस्म का पौधा है और साथ ही साथ जो सिंध है ना ये बिन गुठली वाला आम है। ठीक है, तो याद रखिएगा आम से संबंधित इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमरूद की। तो अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीडियम गुआजाका। ये जो है ये मिर्टेसी कुल का पौधा है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है और इसको गरीबों का सेव भी कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सहारनपुर, नागपुर, वहेल और कोकोनट। इनमें जो सहारनपुर, नागपुर, वहेत और कोकोनट हैं ये बीज रहित किस्में हैं। तो अमरूद के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं।
इसके बाद अगला है पपीता। तो जो पपीता है इसका वैज्ञानिक नाम है केरिका पपाया। यह केरिका स्कूल का पौधा है। इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो है उष्ण अमेरिका। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो है पूसा नन्हा, वशिंगटन, हनी न्यू और पूसा मेजेस्टी। इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है, वो है पपेन। तो पपेन क्या होता है? तो पपीते के फल का जो सुखाया हुआ दूध होता है ना, उसी को पपेन कहते हैं। तो पपीता के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेब की। तो जो सेब है इसका वैज्ञानिक नाम है मेलस प्यूमिला। ये रोजेसी कुल का पौधा है। इसकी अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो स्थान है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया। इसे झूठा फल की संज्ञा भी दी गई है और साथ ही साथ इसकी कुछ किस्में याद रखनी है आपको। वो किस्में हैं बिनौनी, अंबारी, रेड डेलिशियस और सुनहरी। तो ये सब की सब सेब की महत्वपूर्ण किस्में हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत के सेब का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो सेब के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आलू की। तो मैं आपको बता दूं, जो आलू है इसका जन्म स्थान है पेरू। 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। आलू की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह, कुफरी नीलिमा। तो ये आलू की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो झुलसा है और अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी जो रोग हैं वो आलू से संबंधित हैं। इसमें जो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी रोग है ना, ये कवक जनित रोग हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा आलू से संबंधित, वो यह है कि आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आलू के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टमाटर की। तो जो टमाटर है इसका जन्म स्थान है मैक्सिको। इसको भी पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जैसे पूसा शीतल, पूसा H1, हिसार अरुण, पूसा रूबी और अंगूर लता। तो ये टमाटर की महत्वपूर्ण किस्में हैं। टमाटर में आपने देखा होगा अक्सर कि टमाटर फट जाया करते हैं। तो टमाटर का जो फटना है वो बोरान की कमी से होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी कमी से टमाटर फट जाते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? बोरान की कमी से। टमाटर का एक महत्वपूर्ण रोग है जो है लीफ कर्ल, जो कि एक वायरस जनित रोग है। तो याद रखिएगा जो लीफ कर्ल रोग है ना, ये टमाटर से संबंधित है। और आपने टमाटर केचप तो खाया ही होगा। तो एक चीज़ टमाटर केचप के बारे में याद रखिएगा कि टमाटर केचप में प्रयोग किए जाने वाला जो रसायन है वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टमाटर केचप में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको टमाटर के संबंध में याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तंबाकू की। तो मैं आपको बता दूं जो तंबाकू है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश इसके लिए उपयुक्त होती है। तंबाकू के बीज में जो तेल की मात्रा होती है 35%। देश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो तंबाकू है वो है निकोटियाना ट्रोबैकम। ठीक है, और आपको पता ही है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं जो रस्टिका तंबाकू है उसमें 3.8 से 8% तक निकोटीन पाया जाता है। और भारत में जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो राजमुंदरी में स्थित है। तो तंबाकू के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो अभी तक हम लोगों ने फसलों के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हरित क्रांति की। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो हरित क्रांति है यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। इसके तहत उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के बीज व उन्नत किस्म के तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाता है। सबसे पहले हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1965 में हरित क्रांति अमेरिका और मैक्सिको में लाई गई थी। भारत में 1966-67 में MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति को लाया गया था। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा है। हरित क्रांति भारत में आने के बाद गेहूं का उत्पादन 5 गुना और चावल का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ा है। तो याद रखिएगा जो हरित क्रांति है इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, इसके बाद अगला है श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपने एक नाम सुना होगा अमूल दूध। तो अमूल दूध के जो संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन, उन्होंने ही भारत में श्वेत क्रांति लाई थी। तो याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन माने जाते हैं, वो हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है,
इसके बाद अगला है पीली या फिर प्रीत क्रांति, जो कि तिलहन से संबंधित है। फिर है भूरी या फिर धूसर क्रांति, जो कि उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय उत्पादन। साथ ही याद रखिएगा कि जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम। गोल क्रांति आलू। स्वर्णिम चतुर्भुज क्रांति नेशनल हाईवे। इंद्रधनुषी क्रांति सभी को साथ लेकर चलने वाली, मतलब सभी क्रांतियों के एक साथ चलने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति लाई गई थी। जो सेफ्रॉन क्रांति है तो वो केसर से संबंधित है। जो खाकी क्रांति है वो चमड़ा से संबंधित। मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित। और व्हाइट गोल्ड जो क्रांति है वो कपास से संबंधित है। 2-3 और महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे कि अमृत क्रांति जो कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गंगा क्रांति जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार से संबंधित है। और जो रजत क्रांति है वो अंडा के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको इन महत्वपूर्ण क्रांतियों को अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपनामों की, जिनमें पहला है हरा सोना, जो कि अफीम को बोला जाता है। दूसरा है झूठा सोना, जो कि पायराइट्स को बोला जाता है। फलों का राजा बोला जाता है आम को, और फलों की रानी बोला जाता है लीची को। गरीबों का सेब बोला जाता है अमरूद को, जबकि गरीबों का जो फल है वो बोला जाता है बेर को। ठीक है, कल्प वृक्ष नारियल को, दलहनों का राजा चना, जबकि शुष्क फलों का जो राजा है वो बेर को कहा जाता है। वनों का राजा या फिर जंगलों का राजा जो है टीक को कहा जाता है। ईश्वरीय भोजन कहा जाता है कोकोवा को। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट को कहा जाता है, जबकि सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। एक पत्ते वाली जो फसल है गरारी को कहा जाता है। दलहनों की रानी मटर है, जबकि सब्जियों का जो राजा है वो है आलू। समशीतोष्ण फलों का राजा सेब को बोला जाता है। 21वीं सदी का पेड़ नीम। 21वीं सदी का फल जो है वो आंवला है, जबकि अमेरिका की रीढ़ बोला जाता है मक्का को। अद्भुत फसल का नाम दिया जाता है सोयाबीन को। एडम्स अंजीर बोला जाता है केला को, जबकि स्वर्ग का सेब बोला जाता है केला को। और याद रखिएगा कि गरीब आदमी का दोस्त आलू को कहा जाता है। चीन की चमत्कारी फल जो है वो कीवी को बोला जाता है। अनाजों की रानी मक्का को बोला जाता है, जबकि अनाजों का राजा गेहूं और चावल दोनों को कहा जाता है। और अगर बात करें कि पेय फसलों की रानी किसे कहते हैं, तो पेय फसलों की रानी चाय को बोला जाता है। तिलहन का राजा बोला जाता है मूंगफली को, जबकि चारे की फसल का राजा बोला जाता है बरसीन को। और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊँटों की घास किसे कहते हैं, तो जो ज्वार होता है ना, तो उसको ऊँटों की घास कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट और है, जैसे कि थायमीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो थायमीन की सर्वाधिक जो मात्रा है वो काजू में पाई जाती है। जो वाणिज्यिक जीरा है वो क्यूमिन के सूखे फलों से प्राप्त किया जाता है। जो कि वाणिज्यिक दालचीनी है वो सिनेमोमस जिलेनिकम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लास्ट बचता है कुछ महत्वपूर्ण कल्चर, जैसे पोमो कल्चर हो गया फल से संबंधित, सेरी कल्चर हो गया रेशम के कीट से संबंधित। तो आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है कल्चर की, तो इसको आपको पढ़ लेना है और नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, और क्विज सॉल्व करना है तो सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज टेलीग्राम पर जाकर और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज भी सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।